हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम बिंदास तरीके से अपने अपने घरों पे चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम मैथ का होने वाला है, क्लास 10th का, उसमें जो भी अब आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन सब को वीडियो सीरीज आपको यहाँ पे कराई जा रही है। इसके क्रम में ये एपिसोड नंबर 3 जो आपके लिए लेकर आया गया है। इसके पहले 20 क्वेश्चंस के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, उनको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को आपको एक टेस्ट की तरह लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, उसको सॉल्व करना है, उसका आंसर करना है और कॉपी पे लिख लेना है कि हमारा सही आंसर क्या है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को मैच कराना है और इस तरह बताना है कि कितना क्वेश्चंस 20 में से कितना क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। तो यहां से एकदम सटीक और दमदार तैयारी आपकी निकल के आएगी। जब आपके सामने बोर्ड एग्जाम आएगा तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ओएमआर शीट पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो केयरफुली ओएमआर शीट को भरिएगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने आगे के सफर की ओर। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप वैसे भी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, ये पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को कोई एक लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर करिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इसका आंसर आप लिखिए पहले अपनी कॉपी में। पहले सब आंसर लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां मिलेगा आपको। फटाफट सॉल्व करिए इसको। आपके सामने क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या को बताना है कौन सी, 0, 1, 2 या 8। अभाज्य संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? आंसर कर लिया होगा आपने, अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो जो संख्याएं स्वयं से या फिर 1 से डिवाइड हो, खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से, खुद से या 1 से, इसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटनी चाहिए। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है? जैसे हमारे ऑप्शन नंबर 0 है। 0 तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, चाहे इसको 2 से भाग करो, चाहे 3 से करो, चाहे 5 से करो, चाहे 8 से करो, सबसे डिवाइड हो जाता है 0। आंसर 0 आएगा। 1 1 से डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड होता है, तो 1 को इस कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते हैं। 2 से शुरू, 2 को देखते हैं। 2 जो है नंबर, वो सेल्फ डिवाइड होता है, खुद 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। 8 8 की बात करते हैं तो 8 यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो पहली हमारी अभाज्य संख्या है उसको हम 2 लिखते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद बच्चों 3 है, उसके बाद 5 आती है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11, 11 के बाद बच्चों 13 आती है, 13 के बाद ना ही 14 है, ना ही 15 है, ना ही 16 है, 17 है, 17 के बाद 18 छोड़ के 19, 20, 21 और 22 छोड़ के 23, ये हमारी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 के बाद 29। ये संख्याएं जितनी भी आपको दिख पा रही हैं, ये सब या तो खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी, और किसी से इनको भाग नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको हम लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड
ना हो, इनको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे हमारे पास दिया गया है बच्चों कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर को बच्चों डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। यही पूछा गया है हमारे पास कि विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है d बराबर b² - 4ac। अब ए बी सी क्या है, तो x² का गुणांक बच्चों a होता है, तो इसको हम लोग a कहते हैं। a बराबर यहाँ पे 3 दिया है, b बराबर -2 है और c = 1/3 है। अब ये ए बी सी की तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास विविक्तर आ जाएगा। b की वैल्यू -2 है तो -2² -4, a बच्चों है 3 और c क्या है 1/3। 3 डिवाइड कट जाएगा और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बच्चों प्लस का 4 और -4, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो डी बच्चों कितना आ गया, इसका 0 आ गया। मतलब क्या है कि विविक्तर कितना है, 0 आया। ऑप्शन नंबर 4। क्या आपका भी यही आंसर आया था? यही काम आपको करना है हर एक क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा, इसको आप पहले खुद सॉल्व करिए, वीडियो रोकिए, फिर इसका आंसर मैच करिए कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। sin a = 3/4 कैसे करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। sin a = 3/4 दिया हुआ है। अब sin थीटा होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, मतलब हमें लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के बाद इसमें लंब बच्चों, लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है, सॉरी ये 5 है, अपॉन में 3/5 दिया हुआ है, 4 नहीं है, और कर्ण क्या हो जाएगा 4। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार इसका कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज, आधार। आधार कैसे कैलकुलेट होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो आधार यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4। अगर हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो कर्ण हमारे पास 5 दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार निकालना था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब दिया था 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर, और यहाँ से 16 बचता, a स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे √16 आएगा, और 16 का वर्गमूल बच्चों होता है 4। तो आधार 4 आ जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो अब हमें cos a का मान बताना है बच्चों। यहाँ पे a ये था, तो a ये है, फिर एक b मान लेते हैं और एक c मान लेते हैं। cos a क्या होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे का आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहला साइन होता है, उसके बाद cos आता है, tan, cosec, sec और उसके बाद cot। तो यहाँ पे cos का पूछा है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो cos a = आधार बटे कर्ण। आधार बच्चों हमारे पास 4 निकल के आया था, कर्ण क्या था 5, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर आया था? इस चीज को आपको मिलाना है, ठीक। बहुत अच्छे जिनका आया था, और जिनका नहीं आया है वो इस मेथड को ध्यान से देखें, फिर से देखें, और इस पर लगातार आपको अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको रिटर्न में, मतलब जो 50 नंबर में आपका रिटर्न एग्जाम आएगा उसमें, या फिर आपके एमसीक्यूज में, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिए और इसका आंसर लगाइए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ये देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पूछा गया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
इसमें बच्चों जो मेथड लगा है, जैसे हमने बताया गया था कि कोई भी दो त्रिभुज है समरूप है ए बी सी, एक और त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, ए बी बटे पी क्यू भुजाओं का अनुपात हो गया और इसका स्क्वायर बराबर, या फिर बी सी बटे क्यू आर होगा, इसका स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर, इसका स्क्वायर। तो इन तीनों भुजाओं के अनुपात में किसी न किसी का स्क्वायर होगा। अब हमें मान लेते हैं ये भुजा पूछी गई है ए बी और इधर से पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो होगा क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 4:9, मतलब 4/9, यही तो होगा जैसा कि हमने नीचे लिखा है कि भुजाओं के वर्ग का अनुपात जो होता है वो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने मान लिया ए बी और पी क्यू भुजा निकालनी थी, तो इनके स्क्वायर का जो रेशियो है वो 4/9 हो जाएगा। ये एरिया का अनुपात दिया है। इधर से बच्चों स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू बचेगा और अंडर रूट आ जाएगा √4/9, और जैसे ही 4/9 का अंडर रूट हम लोग हटाएंगे 2/3 बचेगा और रेशियो यहां से आ जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपका भी उम्मीद करते हैं करेक्ट आंसर ए ही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको फटाफट आप लोग कर सकते हैं। यहां पे आपको संख्याएं दी गई है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य बच्चों दिया है 5। तो x का मान क्या होगा? ठीक है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? इसका आप आंसर करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। समांतर माध्य का जो बच्चों सूत्र होता है वो होगा 3 + 4 + 6 + x, और टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो बटे में 4, और समांतर माध्य बच्चों दिया है 5, तो यहां रखेंगे 5 = इसको ऐड करेंगे 4 3 7 और 7 6 13, तो 13 + x बटे 4, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 = 13 + x, 13 उधर जाएगा तो बचेगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका भी उम्मीद करते हैं आंसर सही सही आया होगा। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी का फॉर्मूला लगाना है। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो फॉर्मूला लिख लेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहला पॉइंट बच्चों ये है x1 y1 मान लीजिए, और दूसरे को x2 और y2 मान लीजिए। अब इसमें रख दीजिए। x2 आपको दिख रहा होगा, आप बता सकते हैं x2 क्या है? x2 है 4, माइनस x1 क्या है बच्चों? 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 1 और y1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 का स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 तो -2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास अंडर रूट के अंदर मिलेगा 4 + 4, तो ये जाएगा √8।
बच्चों √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ये बात आपको पता होगी कि √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही आया होगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या निकाल के देते हैं। फटाफट करिए और कमेंट में आंसर लिखिए कि सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान क्या होगा। बच्चों सिंपली बताना है सेक थीटा का मान 2 कितने डिग्री पे होता है। सेक थीटा का मान 2 कितने डिग्री पे होता है, बताइए बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों का 3 सही था तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और जिन लोगों का ये ऑप्शन नहीं सही है वो चाहे पहले पूरी टेबल को, पूरी त्रिकोणमिति टेबल को, साइन कॉस टेबल को, जिसमें एंगल दिए हैं उसको कायदे से पढ़ें, याद करें। डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब ये कोई सवाल लगाने वाला, फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल है। सेक थीटा बराबर 2 कितने डिग्री पे होता है, तो सेक थीटा का 2 क्या होगा, 60 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है, तो m का मान बताना है कि m का मान क्या होगा। मूल बराबर है तो मूल के लिए बच्चों बताया गया था डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0। d बच्चों क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। और समीकरण को ध्यान से देखेंगे बच्चों तो a इक्वल टू दिया है 3 और b इक्वल टू दिया है -12 और c इक्वल टू दिया है m। अब ये तीनों a b c की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं और इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि मूल बराबर दिए हैं, तो यहां से b² बच्चों -12 का स्क्वायर -4, a बच्चों दिया है 3 और c है हमारे पास m, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो 12 का स्क्वायर बच्चों 144 माइनस 4×3=12m इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 144 इक्वल टू 12m, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा 144, 12 बार जाएगा और यहां से m इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका भी आंसर सही आया होगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको अपने आप सॉल्व करिए तब इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, एबीसी है कोई भी समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और इसकी लंबाई बच्चों दिया हुआ है 2a। इसका प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बतानी है। शीर्षलंब मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, और ये तीनों के तीनों शीर्षलंब सेम होंगे। इसके लिए आपको केवल एक शीर्षलंब निकालना है और बाकी सबकी लंबाई क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, शीर्षलंब ज्ञात करना है आपको। समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है यही इसकी ऊंचाई होती है। अब इस ऊंचाई का फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा वो फटाक से आंसर बता देगा, और फटाफट पहले आंसर कमेंट करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र h बराबर होता है √3/2 इंटू a। ए क्या है, साइड। साइड हमारे पास दिया है 2a, तो यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास बच जाएगा a√3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इस त्रिभुज की ऊंचाई है
वही उसका शीर्षलंब है और प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बतानी थी। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसीलिए इसका प्रत्येक शीर्षलंब सेम ऊंचाई का होगा, सेम लंबाई का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर करिए फटाफट। बिंदु P 2, -3 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। फॉर्मूला दोस्तों डिस्टेंस पी क्यू बराबर सेम लगेगा जो अभी हम लोगों ने लगाया था, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। पहला पॉइंट x1 y1 मान लेंगे, दूसरा पॉइंट x2 और y2 मान लेंगे। x2 बच्चों हमारे, इसको सॉल्व करिए फटाफट, आंसर लगाइए, तब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको 2 सेकंड का टाइम मिलता है, वीडियो पॉज करिए, लगाइए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। x2 मेरे प्यारे बच्चों है 10 और x1 क्या है 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास y है और y1 है -3, तो +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और दूरी बच्चों दिया है 10 मात्रक। इधर से अंडर रूट हटाएंगे या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू, यहां से 10 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2ab 2y इंटू 3। तो यहां से बच्चों 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 9 भी लाएंगे लेफ्ट साइड में, ये भी माइनस होगा, तो 100 - 64 - 9 इक्वल टू बचेगा यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करने के बाद 100 - 64 36 बचेगा और 36 में से 9 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, 7 और 2, तो y स्क्वायर प्लस 6y। ये क्वाड्रेटिक बनती है, इसको हमें सॉल्व करना होगा कि y स्क्वायर प्लस 6y और ये -27 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देंगे बच्चों, 6y का क्या होगा 9 × 3 = 27 प्लस का 9y माइनस का 3y -27 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे बच्चों, y प्लस 9 बचेगा यहाँ पे, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में कॉमन मिलेगा और y -3 बचेगा। तो यहाँ से बच्चों y की एक वैल्यू आ जाएगी +3 और एक वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू -9। अब देखते हैं ये दोनों आंसर जिस ऑप्शन में होंगे वही हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे पहला -9 है, दूसरा 3 है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बोला था ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यूज हुआ है और द्विघात समीकरण का चैप्टर जो है आपके सिलेबस में, वहां से भी आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, कैसे उसका आंसर निकालते हैं, तब जाके आप फाइनल आंसर तक पहुंचते, अन्यथा आप नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, तभी आप हर एक क्वेश्चन का सटीक शुद्ध आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूट होगा। अब धनात्मक पूर्णांक कोई भी एक q है, मतलब q कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है जो +1 से लेके कहीं तक भी जा सकता है। पॉजिटिव प्लस से ही शुरू होता है, 1 से इनफाइनाइट तक प्लस का नंबर, जो भी q कोई भी प्लस का नंबर है, +1 से लेके अनंत तक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूट है। अब इन चारों ऑप्शन में q की वैल्यू क्या रखे, मतलब q की वैल्यू कुछ भी रखे 1 2 3 4 5 प्लस में, और हमें क्या मिलना चाहिए, सम पूर्णांक मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। लिखा हुआ है सम पूर्णांक मतलब इवन नंबर आना चाहिए।
क्यू की वैल्यू कोई भी रखे। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर हम क्यू की वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 माइनस 1 यहाँ क्या बचेगा 1, लेकिन ये क्या है ऑड है, विषम है, मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में अगर क्यू की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्यू के लिए हमेशा इवन नंबर आना चाहिए। क्यों हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम यही क्यू की वैल्यू कुछ पुट करते हैं 2 इंटू 4, 3 पुट करते हैं तो 6 आएगा, 4 पुट करते हैं तो 8 आएगा, 5 पुट करते हैं तो 10 आएगा, 1 पुट करते हैं तो 2 आएगा। तो कुछ भी पुट कर रहे हैं, देखो 6 भी सम है, 8 भी सम है, 10 भी सम है, 2 भी सम है। इसके अलावा भी अगर कोई नंबर आप रखेंगे तो सम ही संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12th। पहले आप इसका स्वयं आंसर निकालिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। पूछा गया है बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। एक्स अक्ष पर बिंदु पता करना है जो इन ए और बी से क्या हो, समान दूरी पर हो। मान लो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे कोई बिंदु है k, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे जब कोई बिंदु लिया जाता है वो इसी रूप में लिया जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट उसका 0 लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि उसका जो दूसरा निर्देशांक है वो 0 लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है। वाई अक्ष पे पहला निर्देशांक 0 लिया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा कि वाई अक्ष पे अगर हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 0, k, पहला वाला 0 दूसरा वाला k, और एक्स अक्ष पे पहला k दूसरा 0। अब एक बिंदु ए है हमारे पास यहाँ पे, एक बिंदु बी है हमारे पास यहाँ से। ये ए और बी इस k, 0 से सेम डिस्टेंस पे है, ऐसा सवाल ने बोला है। ये है 2, -5 और बी है हमारे पास -2, 9। होगा कहीं पे, कुछ भी हो सकता है, बट सेम डिस्टेंस पे है। तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं अगर ये जो बिंदु था एक्स अक्ष पे, ये पी है, तो पीए और पीबी बराबर होना चाहिए, पीए बराबर होना चाहिए पीबी के। वो ए हमारे पास -2, देखिए बच्चों ध्यान से, ए जो है ये 2, -5 है, बीच में कहीं पे पी होगा, k, 0, और उसके बाद बी बिंदु है, इसके निर्देशांक -2, 9। तो एपी और पीबी ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे। एपी के बीच में फॉर्मूला अंडर सेम x2 -x1 का होल स्क्वायर, तो एक को x1 y1 मान लेते हैं, एक को x2 और y2 मान लेते हैं। तो k -2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 -y1 मतलब 0 -5 का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा पीबी। पीबी मतलब फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है, पी और बी के बीच में। ये x2 y2 माना है, इसको x1 y1 मान लेंगे। फिर से x2 -x1 का होल स्क्वायर मतलब k माइनस, ये -2 है बच्चों, +2 हो जाएगा, k +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 -9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट सॉरी, k -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, इधर है k +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अब k +2 का होल स्क्वायर अगर फार्मूला खोलेंगे, k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 2 4k, ये आएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर k +2 का होल स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 ab 4k, और 9 का स्क्वायर प्लस 9 9 81, ये हमारे पास आ जाएगा। दोनों तरफ से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 4k है, इधर माइनस का 4k है, उठा के एक तरफ लाएंगे तो प्लस के 8k हो जाएंगे। और ये बच्चों 25 है प्लस का, इधर 81 है प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 81। तो जैसे हम 25 माइनस करेंगे 81 में से तो बचेगा माइनस का, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 56, और 8 के 8 से हम डिवाइड कर देंगे, 8 सत्ते 56, तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो -7, 0 ये आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू -7 और y हमें 0 ही लेना था, तो -7, 0 ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको आप पहले फटाफट सॉल्व करिए, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। जो 20 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए थे उसमें से दोबारा एक क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आप सभी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आया था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कराया था, तो यहाँ पे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं लगती है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। डायरेक्टली हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बच्चों आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ही हमें निकालना है और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी थी, तो 1 माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए कि एक में से हमें आधा घटाना है, तो एक में से जब भी हम आधा घटाते हैं तो आधा ही बचता है। तो 1 माइनस 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, बस आपको हर एक चीज पे कमांड अच्छे से होनी चाहिए। आपके सामने भी आंसर इसी तरह से निकल निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व करिए, इसका आंसर लगाइए और फिर हम इसका सॉल्यूशन देते हैं जस्ट 2 सेकंड में। तो चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप पूछा गया है। OAB का परिमाप, OAB मतलब जो भी डायग्राम आपको दिख रहा है इसका पूरे का परिमाप पूछा गया है, पूरे का परिमाप। तो ये जो इसका आर्क है, आर्क मतलब चाप, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस ये त्रिज्या OA और त्रिज्या OB, इन सबको जोड़ देंगे और टोटल हमारे पास परिमाप आ जाएगा। तो इस आर्क की लंबाई L बराबर क्या होती है, थीटा बटे 360 2πr। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि परिधि खंड या फिर जो भी वो होता है हमारे पास चाप या त्रिज्यखंड, इसकी लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला थीटा बटे 360 2πr। थीटा बच्चों हमारे पास 60 डिग्री दिया है, तो इसको हम 60 डिग्री पुट करेंगे अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस r हमारे पास 7 दिया है। तो यहां से 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 से 360 काटेंगे 6 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे 6 को, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो अब हमारे पास सिंपली बचता है 22/3। ऊपर 22 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। अब इसमें ये दोनों त्रिज्याएं भी जोड़नी है, दोनों 7-7 सेंटीमीटर की है, मतलब 7 + 7 14 और जोड़ना है, क्योंकि पूरे चित्र का परिधि पूछा गया है, ना कि केवल इतने की पूछी गई है। इतना नहीं, पूरे डायग्राम का परिधि पूछा गया है। तो +14 और जोड़ देंगे, एलसीएम लेके 14 को ऐड करेंगे, तो एलसीएम 3 और एक एलसीएम 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22, 14 3 42, तो ऐड करेंगे ऊपर 2 2 4 4 2 6 64/3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख भी सकते हैं आप, आपका भी आया होगा अगर आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसको ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर करिएगा।
इसका आंसर आप पहले देखिए, लगाइए और फिर हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। n परीक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि n परीक्षण है, मतलब n प्रयोग किए गए हैं, उसका जो माध्य निकला है वो x बार निकला है। अब प्रत्येक परीक्षण मतलब प्रत्येक वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, x ऐड करते हैं, a ऐड कर रहे हैं, हर एक वैल्यू में a जोड़ दे रहे हैं। तो समांतर माध्य जब निकालते हैं, जैसे हमने समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखा, समांतर माध्य जो उसमें कई सारी चीजें हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, सबको ऐड करते हैं, फिर बटे में उतने से ही भाग कर देते हैं। तो अगर हम इन नंबरों में जो भी हमने जोड़ा है, जिनको जोड़ के समांतर माध्य निकाला है, इन नंबरों में अगर कोई संख्या हम बाहर से जोड़ दें, मान लो के, कोई भी संख्या, सब में एक सेम नंबर जोड़ दिया जाए, जोड़ दे या घटा दे, गुणा कर दे, कुछ भी कर दे, सेम नंबर सब में, तो इसका जो समांतर माध्य होगा नया, वो जो पहले निकला था समांतर माध्य, उसमें भी वही नंबर जोड़ के आ जाएगा आंसर। अब पहले हमारा समांतर माध्य x बार आया था, अब प्रत्येक परीक्षण में हमने a को जोड़ दिया, तो x बार में भी a को जोड़ देंगे, वही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कहा जाता है कि a से कम किया गया हो, मतलब a से घटा दिया गया हो, तो ऑप्शन 3 हो जाता आंसर। लेकिन इसमें क्या कहा गया था कि प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया गया है, तो उसका समांतर माध्य भी a से बढ़ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है -4,0, 4,0 और 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज के शीर्ष अगर इसमें हम सबसे आसान तरीका देखें तो ग्राफ को थोड़ा सा बना करके हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, -4,0 लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा, फिर +4,0 इतनी ही दूरी पर राइट साइड में होगा, ठीक, 4,0, तो ये जो दूरी होगी ये, और यहां से यहां तक की दूरी ये बराबर होगी, फिर 0,3 लगभग यहाँ पे होगा। तो अगर इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं हम लोग तो एक त्रिभुज बनके तैयार होगा। ये त्रिभुज कैसा होगा, तो सबसे पहले चीज एक साफ साफ दिख रही है हमें कि ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। अगर दो भुजाएं बराबर है तो इसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और 5 5, हाँ ठीक, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं करना था। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते तो पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते, फिर बी सी के बीच का निकालते और फिर सी ए के बीच का निकालते। जब तीनों के बीच की दूरियां आपस में निकालोगे तो यहाँ पे दो दूरियां सेम मिलेंगी, बराबर मिलेगी, एक दूरी दूसरी मिलेगी। तो त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई आ जाएगी, ये 5 आएगी, ये भी 5 आएगी, और ये जो पूरा आता, ये आता हमारे पास 4 4 8, ये निकल के आएगा ए बी। ये हमारे पास ये सी था, ये ए है, ये बी है, तो ए सी 5 आएगा, बी सी भी 5 आएगा और ए बी 8 आएगा। तो अब इनको देखकर बता सकते हैं त्रिभुज कैसा है। तो आसानी से बच्चों कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 देखो ध्यान से, दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। तो अभी जो पीछे कहानी बताई थी आपको समरूप त्रिभुजों में, वहीं पर भी ऊंचाइयों की कहानी जोड़ सकते हैं कि ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, एक भुजा लिख रहे हैं, इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होगा।
ये बात भी वहां पे ऐड कर लीजिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों भुजाएं तो होंगी ही, तीनों भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर तो होगा ही, साथ में इनकी ऊंचाइयों का अनुपात का स्क्वायर भी होता है। ये इसकी ऊंचाई h1 और ये इसकी ऊंचाई h2। ठीक है, तो वही सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल यहाँ दिया है, एक का 20 दिया है और एक का 45 दिया है, तो ये बराबर होगा ऊंचाइयों का स्क्वायर का अनुपात। ठीक है, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौके 20, 5 9 45, तो 4/9 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो √4/9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2/3 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 2:3। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 की ऊंचाइयों का अनुपात आ गया 2:3। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को याद करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके त्रिकोणमिति का कि tan थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b², तो cos थीटा का मान क्या होगा। बच्चों ये जो दिया है tan थीटा हमारे पास लंब बटे आधार होता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, लंब हमारे पास क्या है 2ab और आधार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है a² माइनस b²। अब कर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि cos थीटा बच्चों क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो a² माइनस b² दिया है, तो आधार a² माइनस b² होगा और बटे कर्ण कुछ होगा, कुछ क्या होगा यहां से जो हम लोग निकालेंगे वो होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कहां पे a² माइनस b² ऊपर दिया है, तो थर्ड ऑप्शन देखेंगे प्लस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में 2ab दिया है तो 2ab यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में a² माइनस b² दिया है और बटे में a² प्लस b² दिया है, तो ये हमारे पास आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। तो आधार a² माइनस b² ये आपके डायग्राम में भी दिख रहा है और कर्ण क्या आएगा a² प्लस b² आएगा। अब ये एक्चुअली में जब यहाँ आप सॉल्व करेंगे इसको कर्ण को, तो ये आएगा ही a² प्लस b²। चाहे तो आप स्वयं सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ से कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब 2ab का स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो a² का स्क्वायर तो a की पावर 4 प्लस b² का स्क्वायर तो b की पावर 4 माइनस 2ab 2a² और b² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² b² आएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो प्लस 2a² b² बचेगा। इसको लिख सकते हैं a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर प्लस 2a² b², ये ऐसा बचेगा इसको माइनस करने पे। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि a² प्लस b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है कर्ण स्क्वायर पर। तो दोनों का स्क्वायर हटा देंगे तो k बराबर हमारे पास आ जाएगा a² प्लस b²। देखिए वही आया। तो ऊपर की चीज जो हमें आधार पता चला था कि a² माइनस b² होगा, उसके आधार पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल ये समझाने के लिए हमने इसका कर्ण निकाल के भी आपको दिखा दिया कि a² प्लस b² आया है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बच्चों आपसे सिंपली एक फॉर्मूला पूछा गया है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। 4 बराबर 3 माइनस 2 ये याद रखेंगे तो बहुत आसानी से फॉर्मूला याद रहेगा। 4 का मतलब हुआ 4 अक्षर। 4 अक्षर किसमें होते हैं बहुलक में, किसमें होते हैं बहुलक में। 3 अक्षर किसमें होते हैं माध्यिका में और 2 अक्षर कहाँ होंगे माध्य में। तो माध्यिका के आगे 3 भी लगेगा, माध्य के आगे 2 लगेगा, बाकी बहुलक के आगे कुछ नहीं।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा दिख रहा होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका आंसर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 20 बाई 20 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही आया है, कितने क्वेश्चंस के आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। ये ट्रिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। ये 3 और 2 साथ में सफिक्स लगाने हैं, नंबर लगाना है। बाकी चौथे में केवल बहुलक 4 अक्षरों का होता है, इसलिए इसके लिए हमने 4 लिखा। माध्यिका को 3 अक्षर में मान लेते हैं तो 3 माध्यिका हो गया और बीच में माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 माध्य में अक्षर हैं तो इसके आगे 2, माध्यिका में 3 है तो इसके आगे 3, बहुलक में कुछ नहीं। तो ऐसे ही आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में आपको आगे भी भविष्य में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा जरूर, जिससे आगे आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।